नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबीपीएस पीओ क्लर्क मेंस एग्जाम 2020 के लिए जो करंट अफेयर्स हमारा जुलाई टू अक्टूबर 2020 हम उसे डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डे 1, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डे 2 में। और जहाँ डे 2 में हम बात करेंगे, आज जहाँ से हम लोगों ने कल क्वेश्चंस को डिस्कस करके छोड़ दिया था, तो आई थिंक 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हम 30 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि चीजों को कैसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा शो और हम क्वेश्चन नंबर 31 से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन ये है, द ओडिशा गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू प्लांट 13.11 करोड़ सैपलिंग्स अंडर अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड। क्वेश्चन को मैं हिंदी में रिपीट करता हूँ। उड़ीसा सरकार ने प्लान किया है कि वो 13.11 करोड़ सैपलिंग, सैपलिंग का मतलब होता है पौधारोपण करने के लिए जो छोटे छोटे वृक्षारोपण के लिए जो वृक्ष तैयार किए जाते हैं उनको सैपलिंग्स बोलते हैं। तो 13.11 करोड़ सैपलिंग्स किस नए इनिशिएटिव के अंतर्गत ये क्या करेंगे, इसे वृक्षारोपण करेंगे, है ना। ऑप्शन है सबूजा उड़ीसा, रोपण ओडिशा, बगीचा ओडिशा या फिर वाटिका ओडिशा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। अब अपन बात करें सैपलिंग्स की। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे ये सैपलिंग्स, ये पौधे तैयार किए गए हैं ताकि इनको क्या किया जा सके, लगाया जा सके। और कितने, 13.11 करोड़, मतलब देखो आप 13 करोड़ से भी ज्यादा पौधों को लगाने की यहाँ बात की गई है। और यहाँ पर योजना का नाम हमसे पूछा गया है साबूजा रोपण या फिर बगीचा ओडिशा, कौन सी योजना ये रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर साबूजा ओडिशा। साबूजा ओडिशा नाम की जो योजना है, साबूजा ओडिशा नाम की जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये योजना आपको समझ आ गई होगी। अब इस योजना की बात मैं करूं तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिटेल आपको दे देता हूँ। यहाँ पर जो टोटल एरिया कवर किया जाएगा 1.3 लाख हेक्टेयर जमीन में ये पौधे लगाए जाएंगे। और अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी, उड़ीसा की, तो जैसे कि कल भी मैंने आप लोगों को उड़ीसा के बारे में बताया था, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम हैं श्री नवीन पटनायक। और अगर मैं बात करूं ओडिशा के गवर्नर की, तो ओडिशा के गवर्नर हैं श्री गणेशी लाल जी, श्री गणेशी लाल। तो आपको ये याद रखना होगा कि सैपलिंग्स की बात की जा रही है। अभी यहाँ पे दिल्ली में भी वृक्षारोपण किया गया, उत्तराखंड ने भी किया है। और ये कर दिया किसने, यहाँ पर साबूजा उड़ीसा के नाम से उड़ीसा सरकार ने प्लान किया था और ये उड़ीसा ने क्या किया, इनको वृक्षारोपण कर दिया है। आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 3,000 रुपीज टू जूनियर लॉयर्स फॉर 2 years टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच स्टेट, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो मंथली, मासिक स्टाइपेंड, स्टाइपेंड का मतलब होता है जो लोग काम कर रहे होते हैं उस काम के दौरान उनको पैसा दिया जाता है, स्टाइपेंड ऑफ ₹3,000 टू जूनियर लॉयर्स, किनको, जो छोटे कनिष्ठ लॉयर्स हैं, जो अधिवक्ता हैं, उनको 2 साल तक सरकार 3,000 रुपए प्रति माह देगी ताकि वो क्या कर सके, जो उनको वित्तीय परेशानियां कठिनाइयां आ रही हैं उस वित्तीय कठिनाइयों से वो क्या कर सके, ओवरकम हो सके। तो ये किस राज्य सरकार ने ऐसा घोषणा की है, आंध्र प्रदेश ने, केरल ने, उड़ीसा ने या तमिलनाडु ने। आंध्र प्रदेश ने, केरल ने, उड़ीसा ने या तमिलनाडु में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला जो काम किया है ये किया है किसने, तमिलनाडु सरकार ने। अब
तमिलनाडु जो सरकार है इसने ये क्यों किया और क्या किया, देखो आपको पता होगा 22 मार्च 2020 से पूरे भारत में लग गया था लॉकडाउन। लॉकडाउन 1 लगा, फिर लॉकडाउन 2 लग गया। तो आपको पता होगा जैसे जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन लगता गया अलग अलग राज्यों में, तो ये पूरी तरीके से स्थिति क्या हो गई, ऐसी हो गई जहां पर पूरी जिंदगी थम सी गई सबकी। अब वकीलों को काम नहीं मिल रहा है, जूनियर लॉयर्स बेचारे नए नए वकील बनकर के आए हैं और उनके पास में आजीविका का, उनके पास में लिवलीहुड का कोई भी साधन नहीं है। तो बेचारे कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। तो वहां ये डिसाइड किया गया कि आने वाले टाइम में हम 3,000 रुपए प्रति माह की क्या करेंगे, स्टाइपेंड देंगे। और ये पैसा दिया जाएगा किसको, ये दिया जाएगा नए जो वकील हैं, जो छोटे वकील हैं, जो जिन्होंने नए नए अभी ज्वाइन किया, उन लोगों को ये 3,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और ये किसने निर्णय लिया, ये लिया है किसने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो तमिलनाडु की अगर अपन बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है ई के पलानी स्वामी, ई के पलानी स्वामी। और श्री बनवारी लाल जी क्या होगा, ये है गवर्नर। तो आपको याद रखना है ये 3,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने की है। आगे आते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड टू बलराम योजना टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल क्रेडिट टू लैंडलेस फार्मर्स। किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को, किन लोगों को, भूमिहीन, लैंडलेस फार्मर्स को भूमिहीन किसान बोलते हैं। क्वेश्चन ये है किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को, भूमिहीन किसानों को एग्रीकल्चर क्रेडिट, कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु, कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु बलराम योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना की, बलराम योजना की शुरुआत की है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने बलराम योजना लॉन्च की है ताकि किसानों को, और कौन से किसानों को, भूमिहीन किसानों को एग्रीकल्चर क्रेडिट, जिसे हम कृषि ऋण बोलते हैं, ये दिया जा सके। कर्नाटक ने किया है, असम ने किया है, ओडिशा ने या मध्य प्रदेश ने। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना पड़ेगा कर्नाटक, ओडिशा, या फिर मैं बात करूं असम या मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, ओडिशा। उड़ीसा सरकार ने यहाँ पर योजना लॉन्च की है जिसमें 7 लाख भूमिहीन किसानों को, 7 लाख राज्य के 7 लाख भूमिहीन किसानों को यहाँ पर पैसा दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, जिसका टोटल अमाउंट इनके पास में जो बर्डन आएगा वो आएगा 2040 करोड़ रुपए का। 2040 करोड़ रुपए का इनके ऊपर अतिरिक्त भार आएगा यदि ये इस तरीके से लोन बांटते हैं। तो क्लियर है। तो ये किसने किया, ये उड़ीसा ने किया। उड़ीसा की फिर बात करते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल मतलब राजधानी, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम की मैं बात करूं तो उड़ीसा के सीएम है श्री नवीन पटनायक, और श्री बनवारी लाल जी जो हैं वो क्या है, बनवारी लाल जी जो हैं वो हैं गवर्नर। गवर्नर का मतलब होता है यहाँ पर राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल। नवीन पटनायक है सीएम, और कैपिटल क्या है यहाँ पर, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है, कैपिटल है किसकी, उड़ीसा की। तो ये आपको समझ आ गया होगा। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना, बलराम योजना को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा यहाँ पर उड़ीसा। और 7 लाख भूमिहीन किसानों को राज्य के, उन्हें ऋण मिलेगा, कृषि ऋण मिलेगा, जिस पर सरकार के ऊपर 2040 करोड़ रुपए का अतिरिक्त
भार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जब चलते हैं तो क्वेश्चन कहता है हु हैज वॉन द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज अवार्ड फॉर हर शॉर्ट स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि एक अवार्ड है, अवार्ड का नाम है 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज अवार्ड। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज अवार्ड किसे दिया गया है, इसे किसने जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर कृतिका पांडे, मेघना पंत, जयंती दलाल या फिर रंभा गांधी की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो ये जो अवार्ड है किसको मिला है? इसका सही आंसर है कृतिका पांडे। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज की मैं बात करूं, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज की मैं बात करूं तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी जो प्राइज है इसकी अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है किसको? ये दिया जाता है उन लोगों को जिनकी उम्र 18 साल से अधिक होती है और उनकी शॉर्ट स्टोरीज को चूज किया जाता है। शॉर्ट स्टोरी का मतलब है लघु कथा। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी यूके में, 2012 में। और कहां से दिया जाता है ये अवार्ड? ये अवार्ड दिया जाता है यूके से। अब भैया यूके से दिया जा रहा है और ये वो कंट्रीज जो किसकी, जो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं उन कंट्रीज के रहने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कॉमनवेल्थ समझते हैं? कॉमनवेल्थ ग्रुप बोला जाता है उस ग्रुप को जो ग्रेट ब्रिटेन यूके जब ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जितनी कंट्रीज, इसकी कौन सी कंट्रीज थी जिस पर इसने क्या कर रखा था, इनको गुलाम बना रखा था। जो गुलाम देश थे इसके ग्रेट ब्रिटेन के, उन सभी देशों का जो ग्रुप है वो कहलाता है कॉमनवेल्थ ग्रुप। ठीक है, जिसमें हम भारत, हम भी आते हैं, पाकिस्तान तो पाकिस्तान भी आता है क्योंकि तब तक पाकिस्तान गुलाम ही माना गया था। तो पाकिस्तान है, भारत है, तो ऐसे पूरे जो देश गुलाम देश रहे हैं, जो इसके अंडर रहे हैं, अंडर रूल रही हैं कंट्रीज, उन्हें हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं ग्रुप। इनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन टीज एंड स्नेक्स। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से सुनिएगा। Which bank has decided to offer zip drive instant auto loans to customers in 1000 cities across India? किस बैंक ने निर्णय लिया है कि वो ऑफर करेगा, कि वो लोगों को, अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन्स, जो कि भारत की 1000 शहरों में ऑफर किया जाएगा। अब जिप ड्राइव की बात करें तो ये क्या होता है, उसके अलावा इंस्टेंट ऑटो लोन। यहाँ पर अगर मैं लोन की बात करूँ तो लोन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहले होता है लोन आपका होम लोन, मकान बनाने के लिए लिया जाता है, इसको होम लोन या फिर हाउसिंग लोन के नाम से अपन जानते हैं एक। दूसरा होता है ऑटो लोन। ऑटो लोन का मतलब होता है वो लोन जो किस चीज के लिए, व्हीकल के लिए लिया जाता है। फिर होता है पर्सनल लोन, जो पर्सनल काम के लिए लिया जाता है। फिर होता है आपका एग्री लोन, एग्रीकल्चर के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो बैंक सबसे ज्यादा ऑफर करते हैं वो ये दो लोन ऑफर करते हैं, एक तो हाउसिंग लोन और दूसरा होता है आपका ऑटो लोन, जिसे अपन व्हीकल लोन बोलते हैं। तो ऑटो लोन का मतलब ऑटो खरीदने के लिए नहीं, ऑटो लोन का मतलब होता है कि वो लोन जो किस चीज के लिए है, जो दिया जा रहा है किस चीज के लिए, ऑटो मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्हीकल्स के लिए। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा।
परेशान मत होइए आप लोग, बट क्लास अपनी चलेगी, है ना। क्लास अपन क्या करेंगे, चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया है, तो जो ऑटो लोन है ये कौन से बैंक ने ऑफर किया है। तो चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं कौन सा बैंक है। तो अपन यहाँ पर फिर से आ जाते हैं और बात करते हैं किसकी, यहाँ पर अपने आंसर की। तो किस बैंक ने ऑटो लोन को यहाँ पर क्या किया है, ऑफर किया है। तो यहाँ पर किस बैंक ने ऑफर किया है, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो जो एचडीएफसी बैंक है इसने ये लोन ऑफर किया है। लोन का नाम क्या है, जिप ड्राइव इंस्टेंट, जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन। और ये 1000 सिटीज में किया है। इसमें क्या होगा, जिप ड्राइव का मतलब होता है यहाँ पर अप टू 100%, मतलब यदि कोई भी व्यक्ति व्हीकल वगैरह खरीद रहा है तो उसको अप टू मतलब अप टू 100%, मतलब उसकी कार का 100% तक का भी लोन यहाँ पर किया जा सकता है, दिया जा सकता है। समझ आया आप लोगों को। चलिए, तो आप लोग एक एक मिनट आप वेट कीजिएगा। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं इसकी एचडीएफसी बैंक की। यहाँ अपन अगर एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, तो एचडीएफसी बैंक की अगर अपन बात करें तो कल भी हम लोगों ने देखा था, इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे एचडीएफसी कहा जाता है। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, टैगलाइन है इसकी। इसकी टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चले आगे आते हैं और आगे बात करते हैं हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ, प्लांट ट्रीज, सेव एनवायरमेंट कैंपेन विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ नाम का जो अभियान है, ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ। तो देखिए किसके द्वारा शुरू किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन है पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर छत्तीसगढ़, या फिर छत्तीसगढ़ किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपको मिलता है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली में शुरू किया गया भाई, और इसमें डिसाइड किया गया है 31 लाख सैपलिंग्स को प्लांट किया जाएगा। कितने, 31 लाख सैपलिंग्स को प्लांट किया जाएगा, मतलब 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे अलग अलग जगहों पर। कहाँ पर, दिल्ली के। ताकि पौधे लगाएंगे तो पर्यावरण बचाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। यदि हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं और एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, यदि हमें उसे नहीं देखना है, जो नेगेटिव चेंजेस है, तो उसका सबसे आसान तरीका है अपन क्या करो, प्लांट्स करना शुरू कर दो, पेड़ लगाना, पौधे लगाना शुरू कर दो, तो अपने आप एनवायरनमेंट बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर करता हूँ, जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, तो उसमें एनवायरमेंटल इशू भी रखा गया है, जिस पर सारे देश काम कर रहे हैं। उसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पर दिल्ली की। उसके पहले आपको बता देता हूँ राज्य। भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है।
28 राज्य हैं, पहले 29 राज्य हुआ करते थे। 29 राज्य कौन कौन से थे? तो उसमें से एक राज्य जो जम्मू एंड कश्मीर था, ये राज्य हट गया, और राज्य के बाद अब ये क्या बन गया? तो ये बन गया आपका यहाँ पर जम्मू कश्मीर टूट करके दो यूटीज बन गई, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा बन गया लद्दाख। तो जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ कि राज्य बचे 28 और ये होगा कितने? 8 यूनियन टेरिटरीज। इतना क्लियर होगा मुझे लगता है आप सभी को। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के जो सीएम है, दिल्ली के जो सीएम है उनका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर दो तरीके की चीजें होती हैं, राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। जो राज्य होते हैं वहां पर मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री के साथ में वहां पर गवर्नर होते हैं। लेकिन जब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्हें हम उपराज्यपाल बोलते हैं। तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वो है श्री अनिल बैजल। कौन है? श्री अनिल बैजल। क्लियर है? तो ये बात हो गई। इसके अलावा अभी हाल ही में दिल्ली ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लॉन्च की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 भी लॉन्च की है। इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रोड टैक्स को माफ कर दिया है। मतलब जो रोड टैक्स लगेगा किस पर? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, उसको पूरी तरीके से माफ कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है? तो इसके अलावा उन्होंने एक काम और किया है जो बहुत बढ़िया किया है। वो एक नई उन्होंने यहाँ पर कैंपेन स्टार्ट किया है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये कैंपेन भी लॉन्च किया किसने? दिल्ली ने। आगे चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करें, एज पर द रिपोर्ट टाइटल्ड ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 बाय द यूनाइटेड नेशंस, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ई वेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पर बात करूं ई वेस्ट की, ई वेस्ट समझते हैं आप लोग? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को सबसे ज्यादा करने वाली जो कंट्रीज हैं उनकी अगर अपन लिस्ट को यहाँ पर देखते हैं तो उस लिस्ट में अगर अब देखा जाए तो इंडिया कौन से नंबर पर आता है? तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इंडिया आता है यहाँ पर तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर इंडिया यहाँ पर आता है। तीसरे नंबर पर क्यों आता है इंडिया? इंडिया तीसरे नंबर पर इसलिए आ रहा है यहाँ पर क्योंकि इंडिया क्या है कि सबसे ज्यादा जो ई वेस्ट करने वाली मॉनिटर करने वाली जो कंट्रीज थी उन्होंने मॉनिटर किया तो देखा गया कि इंडिया तीसरे नंबर पर, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है ई वेस्ट को, और ये 2019 का डाटा लिया गया था। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अभी सिर्फ आप लोग मेरी आवाज सुनिएगा आराम से, ठीक है? चलिए तो आगे देखते हैं। इसके बाद में हम, तो इंडिया कौन से नंबर का? तीसरा सबसे बड़ा क्या बन गया है यहाँ पर? कंट्रीब्यूटर बन गया है ई वेस्ट का। और ये अपन को यहाँ पर पता चल गया किसकी बात? भारत की बात। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? कौन फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर बन गया है? तो बच्चों याद रखना, फ्रांस को लेकर के अभी काफी सारी चीजें चल रही हैं। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा फ्रांस का काफी सारा विरोध हो रहा है पूरे दुनिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड वाइड यहाँ पर जो पूरा के पूरा अपोज चल रहा है, विरोध चल रहा है, वो किसको लेकर के चल रहा है? वो चल रहा है किसको लेकर के? फ्रांस को लेकर के।
और उसी के लिए अगर अपन यहाँ पर बात करें कि फ्रांस के जो नए पीएम है वो कौन बन गए हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे मैनुअल वॉल्स, जीन कैस्टेक्स, लॉरेंट फेबियस या फिर लियोनेल जोस्पिन। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। ऑप्शंस हैं हु हैज बीन बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे यहाँ पर चुना गया है या नए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जीन कैस्टेक्स। क्या है इसका करेक्ट आंसर? जीन कैस्टेक्स जो है वो क्या बन गए हैं? नए प्रधानमंत्री यहाँ पर चुने गए हैं। किसके? फ्रांस के। अब थोड़ी सी बात अगर मैं फ्रांस की करूं तो बच्चों देखोगे आप लोग यहाँ पर, ये अपना वर्ल्ड का मैप अपन ने आधा ले लिया जिसमें अपन को यूरोप मिल जाए, क्योंकि फ्रांस जो है वो यूरोप में है। तो ये है यूरोप अपना पूरा दिख रहा होगा आपको। ये वाला जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये एशिया, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये है यूरोप की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। यूरोप कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, यूरोप महाद्वीप की। इस यूरोप महाद्वीप में यहाँ वेस्ट साइड में जो आता है ये आता है आपका, ये जो आता है ये होता है आपका फ्रांस। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस एक बहुत ही अच्छा देश है। साथ ही साथ अगर अपन बात करें डेवलप्ड कंट्री है, और इकोनॉमिकली या फिर अपन बात करें साइंटिफिकली या फिर हम बात करते हैं रिसर्च के मामले में बहुत ही आगे है ये देश हमारा फ्रांस। तो फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस के जो कैपिटल है वो है पेरिस। फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है? पेरिस है। और चूंकि ये यूरोपियन कंट्री है इसीलिए इसकी जो करेंसी होगी वो होगी यूरो। अब दिक्कत क्या हुई, जरा दिक्कत सुन लो। अभी हाल ही में ये क्यों चर्चा में है? इसके जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, कौन है भाई? मैनुअल मैक्रोन, ये है राष्ट्रपति कहाँ के? फ्रांस के। इनका एक विवादित बयान क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने एक टीचर की वहां पर हत्या कर दी, उसको लेकर के इनका एक स्टेटमेंट आया जिसको लेकर के जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो पूरी फ्रांस के खिलाफ खड़ी हो गई। और अब यहाँ पर फ्रांस को रोकने के लिए या फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनसे माफी मांगने के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि आप माफी मांगिए, इसको लेकर के सब लामबंद हो रहे हैं। किसके खिलाफ? इस फ्रांस के खिलाफ। तो ये हुई बात किसकी? फ्रांस की। तो ऐसे मैप में आप लोग अगर देखोगे तो ये है इसकी एक्चुअल जोग्राफिकल कंडीशन। यूरोप में आता है, यूरोप के वेस्ट ऑफ द यूरोप, मतलब पश्चिम में आने वाला देश है ये। और ये कहीं ना कहीं अगर आप बात करोगे भारत के साथ रिश्तों की तो आप लोगों ने राफेल का नाम सुना होगा। तो राफेल जेट्स प्लेन जो हमारे हैं, फाइटर प्लेन्स, ये हमें फ्रांस ने दिए हैं। अभी 6 नवंबर को और काफी सारे प्लेन्स इनकी तरफ से आने वाले हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड 4,000 करोड़ रुपीज अंडर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फूड पार्क्स इन विच स्टेट? क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लॉन्च किए हैं। किस स्टेट में यहाँ पर फूड पार्क्स की जो कंडीशन है, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं अधोसंरचना। क्या बोलते हैं? इस सुधार के लिए किस राज्य ने यहाँ पर ये जो आत्मनिर्भर भारत है उसके अंतर्गत सैंक्शन किया गया पैसा 4,000 करोड़ रुपए का? 4,000 करोड़ रुपए किस राज्य के लिए ये दिए गए? आपको पता होगा जून 2020 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राहत पैकेज की घोषणा की थी जिसको नाम दिया गया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज। और इसी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ में आप लोगों को भारत को आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी शुरुआत कर दी गई थी। इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जो पीएम स्वनिधि योजना है ना, स्वनिधि योजना,
उन लोगों के लिए जो हॉकर्स होते हैं, जो रेडी लगाते हैं, जो लोग ठेले लगाते हैं, सड़क पर बैठ करके सड़क के किनारे बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना भी लॉन्च की। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत यहाँ पर किस राज्य को इन्होंने क्या किया है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए, कहाँ पर, वो भी फूड पार्क्स में, जिसे अपन खाद्य पार्क बोलते हैं, उसके सुधार के लिए लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा में से। तो सही आंसर होता है आपका कर्नाटक। कौन सा होता है? कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य के लिए यहाँ पर क्या किया गया, ये सैंक्शन किए गए। अब बात करूं मैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। सीएम है YS येदुरप्पा। और वजू भाई, वजू भाई वाला, ये है यहाँ के गवर्नर। ठीक है, तो ये हो गई कैपिटल, ये हो गया सीएम, और ये हो गया आपका गवर्नर। तो ये समझ आ गया आपको। 4,000 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, ताकि क्या किया जा सके, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फूड पार्क्स का, उसको इम्प्रूव और अच्छा किया जा सके। क्लियर? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। IRDAI has set up a committee under whose chairmanship to examine surety bond for road contracts. IRDAI, क्वेश्चन ये कह रहा है IRDAI ने एक कमेटी बनाई है, किसकी अध्यक्षता में, जो कि एग्जामिन करेगी, परीक्षण करेगी श्योरिटी बॉन्ड्स जो रोड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हैं उसको। तो यहाँ IRDAI की अगर मैं बात करता हूँ, तो IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे अपन बोलते हैं फादर। इसे क्या बोलते हैं? फादर ऑफ। किसके फादर हैं ये? तो इंश्योरेंस कंपनीज के पिताजी कौन है? IRDAI है। पिताजी का मतलब यह है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करेगा इंडिया में, इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर के जो गाइडलाइंस बनाएगा, वो कौन बनाएगा? तो वो बनाएगा हमारा IRDAI। ठीक है, तो IRDAI की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो IRDAI जो है, इसको लेकर के इसने क्या किया, एक कमेटी बनाई है। कमेटी का मतलब होता है समिति, और समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया किस चीज को लेके बनी है, तो श्योरिटी बॉन्ड्स जो रोड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। क्या होता है? रोड के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सड़क के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सड़क बनाने के, उसके लिए बीच बीच में निकलते हैं बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स को नाम दे दिया यहाँ पर श्योरिटी बॉन्ड। तो बॉन्ड मतलब जैसे शेयर्स होते हैं, उसी तरीके की एक प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? बॉन्ड। ठीक, तो ये जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को यहाँ पर क्या करना है? एग्जामिन करना है। उसके लिए एक समिति बनाई गई है, और समिति के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जी श्रीनिवासन, शंकर गरीजी पार्थी, नीलेश गर्ग, रूपम अस्थाना। तो इसका करेक्ट आंसर है जी श्रीनिवासन। तो ये जो जी श्रीनिवासन है, इनको लेकर के बनाई गई है आपकी कमेटी, और ये उसके अध्यक्ष हैं। बात करें IRDAI की, IRDAI की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर IRDAI को अगर आप लोग देखेंगे, तो 1999 में IRDAI की स्थापना की गई थी। लेकिन IRDAI पहले सिर्फ IRDA हुआ करता था। क्या हुआ करता था ये? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता था इसे, जिसे हम सिर्फ IRDA बोलते थे। अब आगे चल के ये क्या बन गया? IRDAI बन गया। 1999 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अगर मैं बात करूं इसके हेड ऑफिस की, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो हैदराबाद में स्थित है। और इसके जो चेयरमैन है वो है सुभाष चंद्र खूंटिया। सुभाष चंद्र खूंटिया जो हैं,
ये इसके क्या है, चेयरमैन है। तो एडाई आपको समझ आ गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन के साथ में बताते चल रहा हूँ, जो अलग से बताने में क्या होता है, लोग अलग से इसको टॉपिक की तरह एडाई है, आरबीआई है पढ़ाते हैं, बट अब जब न्यूज में आया ही है तो इसकी डिटेल हम यहीं कहीं देख करके याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए। लिन डेन, लिन डेन, who has announced his retire from badminton, has won how many Olympic titles? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लिंडन है, लिंडन है, हु हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम बैडमिंटन, जिन्होंने बैडमिंटन से अपना रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, उन्होंने कितने ओलंपिक टाइटल्स जीते हैं, मतलब उन्होंने कितने ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया था और उसे जीता है। तो यहाँ पर अपन टाइटल्स की बात करें तो सबसे पहले बात कर रहे थे लिंडन की। ये जो लिंडन है, ये चाइना के बैडमिंटन खिलाड़ी है। कहाँ के हैं ये चाइना के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अभी जो चाइना के बैडमिंटन खिलाड़ी, इनकी अगर अपन बात करें तो इन्होंने क्या किया, अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी कि मैं अपने जो बैडमिंटन खेल रहे हैं उससे संन्यास लेना चाहूंगा। तो ये वहां पर क्या कर रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अब अगर अपन इनकी बात करें तो इन्होंने कितने ओलंपिक गेम्स में जीता है, तो ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा 2। इन्होंने 2 ओलंपिक टाइटल्स को जीता है। सबसे पहले जो टाइटल जीता है वो जीता है 2008 में। 2008 में जहां पर बीजिंग ओलंपिक, चाइना बीजिंग में एक ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिसे बीजिंग ओलंपिक्स के नाम से हम जानते हैं, उसमें हिस्सा लिया था और उसको जीता था। और दूसरा इन्होंने जीता था 2012 में लंदन ओलंपिक्स। ठीक, तो ये जो है, ये लिंडन है, बैडमिंटन प्लेयर थे। इन्होंने अब क्या कर लिया, यहाँ पर संन्यास ले लिया है ओलंपिक खेलों से, और इन्होंने 2 ओलंपिक में जीता भी है। ठीक, आगे ये आ गया समझ आपको लिंडन। अब अपन आगे आते हैं फोबोस की। क्वेश्चन ये कहता है कि फोबोस इज द क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट मून ऑफ विच प्लैनेट। फोबोस, फोबोस नाम क्या है इसका, फोबोस, फोबोस किस प्लैनेट मतलब ग्रह का सबसे नजदीकी और सबसे बड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा समझते हो आप, जैसे ग्रह होते हैं, ग्रह के आसपास जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, उनको उनका चंद्रमा, मून बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मून उसे बोलते हैं अपन। जैसे अर्थ है तो अर्थ का मून मून ही हो गया। ठीक है, इस तरीके से हर एक ग्रह के मून होते हैं। तो यहाँ पर जो फोबोस है, ये एक सबसे बड़ा और सबसे नजदीकी मून है किस ग्रह का, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये वीनस का है, ये मार्स का है, ये नेपच्यून का है, ये जुपिटर का है। तो ये किसका यहाँ पर बिगेस्ट और नियरेस्ट क्लोजेस्ट मून है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये इस तरीके का है। इसका एकदम शेप जो है वो एकदम राउंड नहीं है, राउंड होता भी नहीं है। ठीक है, बहुत पास से फोटो ली गई है ताकि हमें पता चल जाए पहाड़ जैसा गोला घूम रहा है। और इसका करेक्ट आंसर है मार्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है, मार्स। तो मार्स इसका सही आंसर है। तो ये मार्स का क्या है, सबसे पास वाला मून है, उसका नाम है फोबोस। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी बात बता देता हूँ। इसकी अगर मैं बात बताऊं आपको, तो इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये इनर मोस्ट है,
इनर का मतलब हो गया सबसे पास में एक। मार्स मतलब मंगल ग्रह का है। ठीक। इसकी खोज नासा द्वारा की गई है। ठीक। नासा जो है ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। इसके रेडियस की बात करें, इसका जो रेडियस है, रेडियस समझते हैं आप लोग, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल का यहां से लेके यहां तक का जो होता है इसको अपन रेडियस बोलते हैं। तो इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो है 11 किलोमीटर। अब आप अंदाजा लगा लो कितना बड़ा ये ग्रह होगा, सॉरी कितना बड़ा ये मून होगा। क्लियर है? तो ये हो गया यहाँ पर हमारा फोबोस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नेम द इंडियन गर्ल हु हैज बीन चूजन फॉर द 2020 डियाना अवार्ड फॉर हर रिसाइकलर ऐप। क्वेश्चन ये है कि उस भारतीय लड़की का नाम बताइए जिसे चुना गया है वर्ष 2020 के डियाना अवार्ड के लिए उसकी रिसाइकलर ऐप के लिए। और ऑप्शंस हैं कविता शुक्ला, श्रीलक्ष्मी सुरेश, तृष्णा अरोरा या फिर श्रेया ठकराल। ऑप्शन है यहाँ पर कविता शुक्ला, श्रीलक्ष्मी सुरेश, तृष्णा अरोरा या फिर श्रेया ठकराल। तो इसने क्या किया है, बच्ची जो भी है, इसका करेक्ट आंसर है श्रेया ठकराल। ये दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली की रहने वाली बच्ची है और नाम है इसका श्रेया ठकराल। ये इसकी फोटो है और इसने क्या किया है कि रिसाइकलर मोबाइल ऐप बनाई है। क्या बनाई है? रिसाइकलर मोबाइल ऐप बनाई है। ठीक है, ताकि जो प्रोडक्ट्स है जिनको रिसाइकल किया जा सकता है उनको आसानी से ढूंढा जा सके, लिस्ट किया जा सके और रिसाइकल के लिए प्रोसेस किया जा सके। और ये अवार्ड मिला है किसको? श्रेया ठकराल को। क्लियर है? अब इस अवार्ड की बात करें, इस डियाना अवार्ड की, तो इसे डायना अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको अपन डायना अवार्ड भी बोलते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी और ये अवार्ड यूके के द्वारा दिया जाता है। किस चीज के लिए? सोशल वर्क या फिर ह्यूमैनिटेरियन के फील्ड में कोई काम किया गया, समाज सेवा की हो आपने, या मानवता से जुड़ा, मानवता के लिए कोई अच्छा कार्य किया है, तभी आपको ये अवार्ड मिलता है। क्लियर है ये? तो ये आगे आपको समझ, यहाँ पर डायना अवार्ड की हमने बात की है। ठीक, चलिए आगे आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। Researchers of which IIT institution have developed a uni-savior box that can be used to sterilize personal belongings, medical equipments? किस आईआईटी संस्था के रिसर्चर्स शोधकर्ताओं ने एक यूनिसेवियर नाम का जो बॉक्स है उसे विकसित किया है, जो पर्सनल मतलब व्यक्तिगत हमारी चीजें और मेडिकल मतलब मेडिकल की अगर अपन बात करें तो मेडिकल का मतलब क्या हुआ, स्वास्थ्य संबंधी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो औजार हैं, जो टूल्स हैं, उनको स्टेलाइज करने का यहाँ पर क्या करेगा, काम करेगा। अब यहाँ पर पर्सनल बिलोंगिंग्स हो गए, तो पर्सनल बिलोंगिंग्स का मतलब है मोबाइल फोन हुआ हमारा, चाबियां हो गई, वॉलेट हो गया, फीमेल्स के पर्स हो गए, ये हमारे पर्सनल बिलोंगिंग्स कहलाते हैं। और इक्विपमेंट्स मतलब जैसे जो भी आपने देखे होंगे डॉक्टर लोग, वो ट्रे में जितने भी नाइफ, यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ पर मेडिकल नाइफ की बात कर रहे हैं ना, सर्जिकल नाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ पर सीजर्स होती है, उसके अलावा कॉटन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ट्रे में होती हैं। उन पर्सनल बिलोंगिंग्स को क्या कर लेते हैं,
उन्हें क्या किया जाए, स्टेरलाइज किया जाए। स्टेरलाइज करने का मतलब होता है इसे बैक्टीरिया और वायरस फ्री करना है। ठीक है, जैसे अपन लोग अभी सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को, ऐसे स्टेरलाइज किया जाता है। तो हमारे जो भी बिलोंगिंग्स है, उससे बिलोंगिंग्स मतलब जिन्हें हम यूज करते हैं, जैसे मोबाइल फोन वगैरह, इनको, तो इनको स्टेरलाइज करने के लिए किस आईआईटी के रिसर्चर्स, शोधकर्ताओं ने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, उसको नाम क्या दे दिया, यूनी सेवियर बॉक्स। क्या नाम दिया है, यूनी सेवियर बॉक्स। तो ये बनाया है किस आईआईटी के बच्चों ने, शोधकर्ताओं ने। तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के छात्रों ने बनाई है। जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यही है सेवियर, यूनी सेवियर बॉक्स। ठीक, और इन 5 लोगों ने इसको क्या, इन 4 लोगों ने इसको डेवलप, इन 5 लोगों ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो ध्यान से सुनिएगा। एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड हैव फाउंड formed a joint venture to develop solar and thermal power assets to the tune of dash 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 megawatts of power। एनएलसी इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है, जो क्या करेगा, डेवलप करेगा सोलर, सोलर मतलब सौर, थर्मल मतलब ताप, तो सौर ऊर्जा और ताप ऊर्जा के एसेट्स को, ताकि कितने कितने मेगावाट्स पावर्स को क्या किया जा सके, यहाँ पर जनरेट किया जा सके। ऑप्शंस हैं 5000 मेगावाट, 6000 मेगावाट, 3000 मेगावाट या फिर 4000 मेगावाट। और इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है 5000 मेगावाट। क्या है, 5000 मेगावाट। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं एनएलसी लिमिटेड की। एनएलसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 1956 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसका जो कार्यालय है वो चेन्नई में है। कार्यालय का मतलब है मुख्य कार्यालय, है ना, हेड ऑफिस। और इसका जो काम है वो क्या करती है, तो ये लिग्नाइट का माइनिंग करती है, लिग्नाइट की, और पावर जनरेशन का काम इसका। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी, एनएलसी लिमिटेड की। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी और इसमें आ गई है, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड। अब मैं कोल इंडिया लिमिटेड की बात करूं, तो कोल इंडिया लिमिटेड की एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ वो हुआ 1975 में, और इसका जो कार्यालय है वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक, तो इन दोनों कंपनी ने मिलकर के जॉइंट वेंचर लगाने की बात कही है। जॉइंट वेंचर की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो जॉइंट वेंचर लगाने की बात कही है, और उन्होंने बोला है आपस में कि कितना अपन 5000 मेगावाट पावर्स को जनरेट कर पाएंगे, थर्मल और सोलर। तो थर्मल का मतलब हो गया है ताप, और यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं सोलर मतलब सौर ऊर्जा की बात यहाँ पर की जा रही है। कितने मेगावाट, 5000 मेगावाट की बात हो रही है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज लॉन्च द मिशन वृक्षारोपण 2020 अंडर विच मोर देन 25 करोड़ सैपलिंग विल बी प्लांटेड। यहां पर कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 को लॉन्च किया है, अंडर, जिसके अंतर्गत 25 करोड़ से भी अधिक पौधों को रोपण किया जाएगा, पौधारोपण किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ओडिशा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार। आपने अभी देखा होगा ओडिशा की अपन ने एक योजना देखी थी, आप लोगों को याद होगा अपन ने देखी थी सोबुजा ओडिशा,
याद होगा आपको। ऐसे ही अभी अपन ने देखा कि ट्री प्लांट करना है और एनवायरनमेंट को बचाना है, एक योजना अभी शुरू की किसने, दिल्ली सरकार ने। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर ये वाला जो मिशन वृक्षारोपण 2020 है, ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर एक योजना शुरू की है, कि योजना एक्चुअली ये मिशन है, इसे अपन कैंपेन बोल सकते हैं, मिशन बोल सकते हैं, जिसको नाम दिया है वृक्षारोपण 2020। अब ये जो वृक्षारोपण 2020 है, इसे 25 करोड़ इसमें क्या किए जाएंगे, सैपलिंग्स मतलब वृक्ष के जो बीज होते हैं उन्हें बोया जाएगा। और ये पूरा कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किया गया, मतलब 5 जुलाई 2020 को यहाँ पर ये काम किया गया था आयोजित। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं। तो नेक्स्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आगे देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश की बात होगी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की हम बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं श्रीमती आनंदी बेन पटेल। और आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, वही गोवा के भी अतिरिक्त प्रभारी हैं। वैसे ही आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनके पास में अतिरिक्त प्रभार है मध्य प्रदेश की, राज्य मध्य प्रदेश के गवर्नर का भी। क्लियर है। तो ये बात हुई किसकी, तो ये बात हो गई हमारे उत्तर प्रदेश की। तो 25 करोड़ पौधारोपण करवाया गया है गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई के अवसर पर, और वहां पर ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया है प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बुक का नाम है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुस्तक का नाम है यहाँ पर ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये पुस्तक के लेखक कौन हैं, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या फिर अमिताभ घोष। ये सभी जितने भी चारों लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों नाम आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर है ना, ये सभी लोग आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ दिखाई दे ही रहा होगा। ये बुक के लेखक कौन है, उर्जित पटेल। ये इमेज इसलिए रख दी है मैंने, कल को जब नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसकी इमेज देख करके भी आपको ये याद रह पाए कि किसने क्या किया है, इसे लॉन्च किया है। किसने किया है, इसे लॉन्च किया उर्जित पटेल ने। चलिए आगे आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ किसकी, आरबीआई की। अब आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के 25वें गवर्नर जो हैं वो कौन है, तो 25वें गवर्नर अभी जो है वो है श्री शक्तिकांत दास जी। और इनके पहले जो 24वें थे वो कौन थे, तो वो ये उर्जित पटेल जी थे। और इनके पहले जो 23वें थे वो थे रघुराम जी राजन। और इनके पहले जो थे वो थे डी सुब्बा राव। और जब रघुराम राजन 23वें गवर्नर रघुराम राजन जी आरबीआई के गवर्नर थे,
तब उर्जित पटेल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे। तो रघुराम राजन जी जब गवर्नर थे तब उर्जित पटेल डिप्टी गवर्नर थे, और जैसे ही रघुराम राजन जी वहां से हटे पोस्ट से, तब गवर्नर किसे बनाया गया, तब गवर्नर बनाया गया उर्जित पटेल को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ई लर्निंग पोर्टल नेम्ड एज लीड। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है एक ई लर्निंग पोर्टल। ई लर्निंग पोर्टल का मतलब है ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल, और जिसको नाम दिया गया है लीड। और ऑप्शन है यहाँ पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर दिल्ली। तो पहले तो अपन देख लेंगे लीड का फुल फॉर्म क्या है। तो लीड का फुल फॉर्म यहाँ पर है लर्निंग थ्रू ई लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड बाय ई मेड accessible for दिल्ली। लो, अब सर कहेंगे ऐसा अगर हमें फुल फॉर्म याद रहेगा हम तो आसानी से इसका आंसर बता देंगे। तो बिल्कुल अपन को फुल फॉर्म याद रखना है, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो ये कहाँ लॉन्च हुआ है, तो इसका नाम भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब अगर अपन दिल्ली की बात करें यहाँ पर, तो दिल्ली राज्य सरकार ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। और इसका नाम क्या है यहाँ पर, तो इसका नाम है लीड। और लीड का मतलब होता है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। है क्या, यह एक्चुअल में ई लर्निंग पोर्टल है। अब सर हमें नहीं समझ आता ई लर्निंग पोर्टल क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और पोर्टल का मतलब होता है जो कि कंप्यूटर या फिर एप्लीकेशन मोबाइल से चलाने के लिए बनाया गया, उसको हम बोलते हैं पोर्टल, जहां सारी चीजें हो। तो इलेक्ट्रॉनिक सीखने के लिए मतलब यहाँ पर ऑनलाइन सीखने के लिए जो पोर्टल बनाया गया उसको ई लर्निंग। सीखना मतलब यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड है। अब आपको पता होगा, फिर मैं आपको बता देता हूं, अभी चल रहा है कोविड-19 पैंडेमिक, और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पैंडेमिक जब चल रहा है तो सारी चीजों पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं। यहाँ पर सारी चीजें जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, खुलती तो जा रही पर पूरी तरीके से नहीं खुली है। जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है किस पर, स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। अगर मैं सीधे सीधे साफ भाषा में बोल दूं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब स्कूल नहीं खुले, कॉलेज नहीं खुले, बच्चा पढ़े कैसे। तो बच्चा पढ़े नहीं, कैसे पढ़े, तो उसके लिए मध्य प्रदेश ने क्या कर दिया, हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन शुरू कर लिया कि बच्चा घर में पढ़ेगा। ऐसे ही अलग अलग राज्यों ने ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या किया, यहाँ पर लॉन्च कर दिए अलग अलग पोर्टल्स, एप्लीकेशंस या दूसरी दूसरी कोई सुविधा सेवा प्रदान कर दी है। तो यहाँ पर क्लास फर्स्ट से क्लास 12th तक के बच्चों के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि जो भी हमारे सीबीएसई और एनसीईआरटी से जुड़े जो भी बच्चे हैं जो इन कोर्सेज को पढ़ रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके क्यूआर कोड्स के थ्रू, पीडीएफ, वीडियोस, लाइव क्लास, ईटीसी। ये सारी चीजें जो है उनको उपलब्ध कराई जा सके। वो भी कैसे,
ऑनलाइन। ठीक है, तो ये दिल्ली ने शुरू किया है। फिर दिल्ली के जो केजरीवाल जी, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद जी, और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के हैं अनिल बैजल जी। कौन है? अनिल बैजल। अनिल बैजल जो है वो दिल्ली के एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल हम इन्हें कह सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे आते हैं, और आगे अपन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टूरिस्ट विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द इंतजार आपका कैंपेन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक अभियान चलाया है जिसका नाम है इंतजार आपका? ये एक कैंपेन है, इसे अपन बोल सकते हैं कि ये अभियान है जो टूरिस्ट, लॉकडाउन के बाद में जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये वाला जो कैंपेन है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? आपको पता होगा कि अभी हाल ही में, जैसे मान लीजिए अपन बात कर रहे हैं पैंडेमिक की, लॉकडाउन लगने के बाद जो मोबिलाइजेशन है वो पूरी तरीके से क्या हो गया था? रुक गया था। मोबिलाइजेशन रुकने का मतलब है, मोबिलाइजेशन का मतलब है हम यहाँ से वहां जाते हैं ना, उसको मोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो किसी भी तरीके का जो मोबिलाइजेशन है वो अचानक से रुक गया था। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपने घरों में रहेंगे तो आप घूमने भी नहीं जाएंगे कहीं पर। घूमने नहीं जाएंगे तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा टूरिज्म पर। हर स्टेट के, हर राज्य के पर्यटन पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर राज्य का जो रेवेन्यू होता है, जिसे अपन उसकी इनकम बोलते हैं, रेवेन्यू का 20 से 30% जो अमाउंट होता है वो उसे उस स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट से मिलता है, मतलब पर्यटन से ही मिलता है। आप नहीं जाओगे तो टूरिज्म प्रमोट नहीं होगा। टूरिज्म प्रमोट नहीं होगा तो उन लोगों का जो टूरिज्म से होने वाली जो कमाई है वो नहीं होगी। और दूसरी चीज, टूरिज्म से डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही नहीं, टूरिज्म से काफी सारे रोजगार चलते हैं। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अपन घूमने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में ताजमहल। तो आप जब उत्तर प्रदेश पहुंचोगे तो आप उत्तर प्रदेश स्टेशन जाओगे आगरा के, या फिर आप जाओगे एयरपोर्ट। यहां से निकलने के लिए आपको टैक्सी या ऑटो लेना होगा। तो टैक्सी वालों का और ऑटो वालों का बिजनेस होगा। रास्ते में हो सकता है आप कुछ खाने के लिए रुक जाए, तो रेस्टोरेंट्स या फिर कैफे, इनका बिजनेस होगा। आप वहां जाओगे तो आप वहां रुकोगे तो वहां के होटल्स को बिजनेस मिलेगा। फिर ऐसे ही छोटी छोटी जो दुकानें उसके आसपास लगी होती हैं उनको बिजनेस मिलता है। आप गाइड करते हो, गाइड्स को बिजनेस मिलता है। तो आप देखो, एक छोटे से एक स्पॉट पे हम जा रहे हैं तो कितना बिजनेस हम वहां पर दे रहे हैं। तो इसी तरीके से जब लॉकडाउन लगा तो ये जो सारा बिजनेस है ये हो गया अफेक्ट। तो हर राज्य ने अलग अलग तरीके से अपने राज्य में लोगों को, टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग योजना उन्होंने क्या की है? शुरू की है। ऐसे ही इसी सीरीज में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक कैंपेन शुरू किया है जिसको क्या नाम दिया है? जिसको नाम दिया है इंतजार आपका। असम ने तो क्या कर लिया पता है आपको? असम ने तो भैया कोविड के टेस्ट को भी, जो टेस्ट हो ना कोविड 19 का टेस्ट,
उसको भी 24 आवर्स में इसकी रिपोर्ट ला करके देने की बात कही। यदि आप टूरिस्ट हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आपका वहां पर क्या होगा, कोविड-19 का टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट आपको 24 आवर्स में मिल जाएगी। अगर आपकी रिपोर्ट यहाँ पर नेगेटिव आती है तो आप आराम से उस राज्य में घूम सकते हैं। वहां के जितने भी पर्यटन स्थल हैं आप उनको देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद अपन, हाँ, मध्य प्रदेश की बात कर लें। मध्य प्रदेश की राजधानी की मैं बात करता हूं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सीएम की बात करें तो सीएम अभी हैं शिवराज सिंह चौहान। आज मतदान भी है, 3 नवंबर है। 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पर चुनाव जीत जाती है सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के, तो सरकार बन जाएगी बीजेपी की, तो शिवराज सिंह चौहान कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कोई और बन जाएगा मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में अपन एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया will build its smart data center in which city, an investment of rupees 500 crore। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनपीसीआई 500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से किस शहर में अपना स्मार्ट डाटा सेंटर लगाएगा। स्मार्ट डाटा सेंटर लगाएगा कौन, एनपीसीआई। किस शहर में लगाएगा, 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ में। हैदराबाद में लगाएगा, बेंगलुरु में लगाएगा, नई दिल्ली में, या फिर पुणे में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें तो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर पुणे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, हैदराबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या फिर पुणे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर हैदराबाद। तो एनपीसीआई जो है हमारा वो क्या है, वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एनपीसीआई हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो एनपीसीआई की बात हो गई यहाँ पर। तो एनपीसीआई 500 करोड़ रुपए से क्या करेगा, एक स्मार्ट डाटा सेंटर बनाएगा। अब एनपीसीआई है क्या एक्चुअल में, आपको एनपीसीआई के बारे में बता देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा वीजा, मास्टर, मैस्ट्रो। ठीक, ये कहलाते हैं पेमेंट गेटवेज। क्या कहलाते हैं, पेमेंट गेटवे। और ये जो पेमेंट गेटवे मैंने आपको भी बताया है, ये सभी पेमेंट गेटवे नॉन इंडियंस हैं, मतलब फॉरेन कंपनी के ये गेटवे। अगर अपन इनका यूज करेंगे तो ये पर कस्टमर जो भी अपन इसका यूज करें, इसका ये अपन से चार्ज लेंगे। अब आप सोचिए कितना सारा हम यहाँ पर कार्ड्स का, एटीएम्स का, क्रेडिट कार्ड का हम यूज कर रहे हैं, तो कितना पैसा इन कंपनीज को मिलता होगा। पैसा तो मिलता ही होगा, साथ ही साथ जो हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स है हर पर्सन की इनके पास होती होगी। भाई जब आप बैंक से जुड़े हो, पैसा निकालने के लिए परमिट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वीजा, मास्टर, मैस्ट्रो इन कंपनीज के पास में आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी होती होगी। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, और ऐसा लगता है कि भाई विदेशी चीज है। इसी को रिप्लेस करने के लिए और इसी का एक इंडियन डोमेस्टिक यहाँ पर हमें सब्सटीट्यूट मिला, उसका नाम है एनपीसीआई। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2008 में एनपीसीआई को एस्टेब्लिश किया। कहां पर, मुंबई में स्थापित कर लिया। अब ये जो एनपीसीआई ये करता क्या है और ये है क्या चीज, आप लोगों ने देखा होगा। क्या देखा होगा सर, आप लोगों ने ये देखा होगा
कि अभी आप लोग भीम ऐप का यूज करते हो, करते हैं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम का हम यूज करते हैं, ठीक। इसके अलावा हम करते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है एनपीसीआई के, मतलब अब अपने पास में जो एक कार्ड आएगा जिसका नाम होगा रुपे कार्ड, तो ये जो रुपे कार्ड है ये प्रोडक्ट है एनपीसीआई का। तो एनपीसीआई डोमेस्टिक सॉल्यूशन है हमारे पेमेंट गेटवे के रूप में, जो हमें दिया है किसने, आरबीआई, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने। और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी स्थापना 2008 में की थी। कब की थी? 2008 में इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे आते हैं इसके बाद हम, और यहाँ पर देखते हैं कि एनपीसीआई के चेयरमैन की बात करें तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो इसके हैं, जिसे हम गैर कार्यकारी अध्यक्ष बोलते हैं। तो इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो हैं विश्व मोहन महापात्रा। कौन है भाई? विश्व मोहन महापात्रा। तो ये हो गए हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब गैर कार्यकारी अध्यक्ष। और इसके एमडी एंड सीईओ की बात करूं मैं, एमडी और सीईओ की बात करें, एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, मुख्य प्रबंधक की अपन बात करते हैं या प्रबंधक निदेशक बोलते हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करते हैं। तो दिलीप आसबे, ये कौन है? ये है एमडी और सीईओ किसके? एनपीसीआई के। तो एनपीसीआई को बनाने वाला कौन है? तो एनपीसीआई को बनाने वाला है हमारा आरबीआई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च द कैंपेन इट्स बिटवीन यू इन इंडिया? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है कैंपेन, और कैंपेन का नाम है इट्स बिटवीन यू। इट्स बिटवीन यू नाम का जो कैंपेन है, ये किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा भारत में लॉन्च किया गया है? फेसबुक के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, या व्हाट्सएप के द्वारा? क्या है इसका करेक्ट आंसर? और इसका करेक्ट आंसर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने क्या किया है? इट्स बिटवीन यू नाम का एक कैंपेन, जिससे अपन क्या बोलना है, लोगों को जोड़ने के लिए किया है। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट्सएप। ये जो व्हाट्सएप है ये फेसबुक का प्रोडक्ट है। व्हाट्सएप को किसने खरीद लिया था? फेसबुक ने खरीद लिया था। फेसबुक के जो फाउंडर है वो है मार्क जकरबर्ग। कैलिफोर्निया यूएस में इसका ऑफिस है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल inaugurate Asia's largest 750 megawatt Riva Ultra Mega solar plant in which state? क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में
एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। एक्चुअली करेंगे नहीं, ये हो चुका है, कर दिया है, और ये 10 जुलाई को हो चुका है। ठीक है, 10 जुलाई को ये हो चुका है। ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। सोलर वोल्टेक सेल्स, जिसे एसवीसी कहा जाता है, इसके द्वारा ये जो सोलर पैनल होती हैं, इन पैनल्स में ये सनलाइट आती है और ये एनर्जी सनलाइट को कन्वर्ट कर देती है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसे हम बोलते हैं यहाँ पर सोलर प्लांट्स। तो ये जो पैनल्स दिखाई जा रही हैं, ये बहुत बड़े एरिया में इनको क्या करना पड़ता है, जितना ज्यादा बड़ा प्लांट चाहिए उतनी ज्यादा पैनल्स की हमें रिक्वायरमेंट्स होती है। जितनी एनर्जी आपको चाहिए उतने ज्यादा ये पैनल्स लगाने पड़ेंगे, इसको सोलर पैनल बोलते हैं। तो यहां पर क्या किया गया है, 10 जुलाई 2020 को वर्चुअली का मतलब मोदी जी आए नहीं थे, वर्चुअली का मतलब है ऑनलाइन, मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट इनॉग्रेट किया गया। अगर मैं अमाउंट की बात करूं, इसको लेकर के जो पूरा खर्च हुआ वो हुआ 4,500 करोड़ रुपए। कितना, 4,500 करोड़ रुपए खर्च किया गया। इसमें 250 मेगावाट 250 मेगावाट के 3 यूनिट्स जो है वो चालू किए गए, इसलिए कितने मेगावाट हो गया, तो ये टोटल हो गया 750 मेगावाट। इस उद्घाटन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इन लोगों ने इसको क्या किया था, इनॉग्रेट कर दिया। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से सोलर एनर्जी को अब प्रमोट किया जा रहा है। इसी सीरीज में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी काम कर रहा है, जिसका कार्यालय, ये इकलौती अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका हेड ऑफिस भारत में है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ आ गया आपको। तो अब अपन बात करते हैं, ये तो हुआ सर, आपने बता दिया कौन सी, आपने ये बताया कि ये हमारे एमपी में लगाया गया ये सोलर पावर प्लांट। ये तो बात हो गई एशिया के सबसे बड़े की। तो इससे बड़ा होगा क्या कोई वर्ल्ड में? बिल्कुल है। इससे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है उसकी मैं आपको बात बताता हूँ, वो कहां पर है, वो कहां पर है, तो वो है चाइना में। कहां पर है वो? चाइना में। 850 मेगावाट का सोलर प्लांट है, और वो विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है, और वो कहां पर है, वो है चीन में, मतलब चाइना में। तो नाम क्या है उसका? तो उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, लिखिए, लॉन्गगैंग गिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लॉन्ग यांग शिया। ठीक, डैम सोलर प्लांट, और ये कहां पर है? ये चाइना में है, और इसकी जो कैपेसिटी वो 800 मेगा वाट की है, 850 मेगा वाट। और अपने इंडिया में जो एशिया का सबसे बड़ा बना वो है 750 मेगा वाट का। और मध्य प्रदेश के बारे में अभी हाल ही में मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान,
और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, अतिरिक्त प्रभार के साथ में। ठीक, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 36 डेज? पुस्तक का नाम है 36 दिन। पुस्तक का नाम है 36 दिन। 36 दिन नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आर कमलेश सुतार, कमलेश सुतार, जितेंद्र दीक्षित, राजीव कोनिकल्स, अनिरुद्ध पाटीदार। तो ऑप्शन है यहाँ पर, आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और पुस्तक का नाम है 36 दिन। जरा पुस्तक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अ पॉलिटिकल क्रॉनिकल ऑफ एम्बिशन, डिसेप्शन, ट्रस्ट एंड बिट्रेयल। आपको पता होगा लास्ट ईयर जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे, तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद में यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली थी। बीजेपी के साथ मिल गए थे कौन? अजीत पवार। ठीक, शरद पवार के भतीजे। ये हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने कहा कि भाई अजीत पवार अपना क्या ले रहे हैं, पीछे हट गए। तो फिर वहां पर बोला गया कि शिवसेना के प्रमुख, शिवसेना के प्रमुख ये क्या करेंगे, ये बनेंगे सीएम। और सपोर्ट करेगी इनको कौन? शरद पवार की पार्टी, जिसका नाम है एनसीपी। तो ये बन गए वहां के उद्धव ठाकरे जी, क्या बन गए? सीएम। तो यहाँ पर ये जो सारा के सारा ड्रामा हुआ, ये जो सारा के सारा इशू हुआ ना, इस पूरे इशू, इस पूरे ड्रामे को एक बुक में उन्होंने लिख दिया कि पॉलिटिकल करो एम्बिशन, डिसेप्शन और ट्रस्ट और बी ट्रियल के बारे में, कि किस तरीके से राजनीति में सारी चीजें होती हैं, इसको लेकर के एक पुस्तक लिखी। और ये पुस्तक का यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये फ्रंट पेज है। सबसे ऊपर का जो पेज होता है ना, ये वही पेज है। और ये जो पुस्तक लिखी है, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है कमलेश सुतार जी ने। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, उस पर हम आकर के चर्चा करते हैं। इंडियन रेलवे इन कोलैबोरेशन विद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड has set up a 1.7 megawatt solar power plant in which city of मध्य प्रदेश? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय रेल BHEL के साथ मिलकर के, कोलैबोरेशन का मतलब है सहयोग के साथ, मध्य प्रदेश के किस शहर में 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं? 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भारतीय रेल और यहां पर BHEL मिलकर के मध्य प्रदेश के किस शहर में लगाने जा रहे हैं? इंदौर में, भोपाल में, सतना में या बीना में? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है बीना। अब पहले अपन इंडियन रेलवेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारतीय रेल, भारतीय रेल की बात करें तो भारत के जो रेल मंत्री हैं वो हैं श्री पीयूष गोयल जी। ठीक, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं VK यादव जी। ठीक, अब बात करते हैं हम BHEL की। BHEL को क्या बोले अपन? BHEL को अपन बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये भारत सरकार का उपक्रम है और ये एक महारत्न कंपनी है
और साथ ही साथ ये इंडिया की सबसे बड़ी हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, इसके एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो 1964 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके कार्यालय, इसके हेड ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन है, इसके जो चेयरमैन है वो है नलिन वो है नलिन सिंघल। ठीक, अब आप कहोगे सर ये नई दिल्ली में, हमने तो सुना बीएचईएल भोपाल में भी है। तो बेटा बीएचईएल की जो प्लांट्स है ना वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो न्यू दिल्ली में। जैसे एनटीपीसी की अपन बात करते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी के जो प्लांट्स है ना वो अलग अलग राज्यों में स्थित है, लेकिन उसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अपन आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये आपको पता चल गया 1.7 मेगावाट का जो एक सोलर पावर प्लांट है ये लगाया जा रहा है बीना में। और बीना कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के एक शहर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर 100% हाउस होल्ड्स हैव लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा राज्य, कौन सा राज्य भारत का, कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर 100% एलपीजी कनेक्शंस दे दिए गए हैं। एलपीजी कनेक्शन समझते हैं, रसोई गैस, जो घरेलू रसोई गैस होती है उसके कनेक्शंस की हम यहां बात कर रहे हैं। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर 100% घरों में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, रसोई गैस जिसको घरेलू रसोई गैस बोलते हैं, उसके कनेक्शंस दे दिए गए हैं। ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश राज्य में क्या किया गया है कि राज्य के जितने भी लोग हैं, राज्य के जितने भी लोग हैं उन सभी को घरेलू गैस ईंधन दे दिया गया है। अब इसमें जो देखा जाए तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहां पर 1.36 लाख फैमिलीज को जो कनेक्शन मिला है वो मिला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की है, जो घर हैं, जो फैमिलीज हैं, उनको मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1.36 लाख फैमिलीज को तो यहां से मिल गई, अभी भी बहुत सारी फैमिलीज बच गई। तो क्या किया गया, 2.76 लाख फैमिलीज को, परिवारों को, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की अपनी एक योजना चल रही है जिसका नाम है हिमाचल गृहिणी सुविधा, हिमाचल गृहिणी
सुविधा योजना। ये योजना राज्य सरकार द्वारा पोषित, पोषित का मतलब है फंडेड, फंड इसका राज्य सरकार ने दिया है, उसके द्वारा पोषित ये योजना है। और 2.76 लाख परिवारों को इस योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दिए गए। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जहां पर हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन दे दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लें अपन हिमाचल की। तो हिमाचल की राजधानी, तो हिमाचल की दो राजधानी है, एक गर्मी और एक सर्दी वाली होती है ना। तो हिमाचल की एक राजधानी है धर्मशाला, धर्मशाला, और एक राजधानी है इसकी, एक राजधानी हो गई है धर्मशाला और दूसरी राजधानी इसकी जो है वो है शिमला। ठीक है, अब अगर अपन बात करें यहां पर इसके सीएम की, तो जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर गवर्नर की, तो आपको पता होगा बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक, तो यहाँ पर राजधानी की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश, इसकी दो राजधानियां हैं शिमला और धर्मशाला। सीएम है जयराम ठाकुर और बंडारू दत्तात्रेय जी क्या है, गवर्नर इसके हैं। अगला आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द निकारा सम्मान योजना under which financial aid of 2000 rupees will be given to handloom weaver? किस राज्य सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा एक योजना निकारा सम्मान योजना, जिसके अंतर्गत जो हैंडलूम, हैंडलूम का मतलब होता है हस्तशिल्प, बुनाई करने वाले लोग, वीवर्स का मतलब होता है सिलाई बुनाई करने वाले लोग, उनको 2000 रुपए की सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितने हजार रुपए की, 2000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका या फिर तेलंगाना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर कर्नाटका। क्या है इसका करना आंसर, कर्नाटका। कर्नाटक के जो सीएम है, कौन है भाई सीएम, YS येदुरप्पा। इन्होंने एक योजना शुरू की है और उसी के साथ उन्होंने डिसाइड किया है कि राज्य के 54,779 54,789 54789 वीवर्स, हैंडलूम वीवर्स को क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड किया गया है। ठीक, और इसके लिए उन्होंने एक पोर्टल भी बनाया है जिसका नाम है सेवा सेवा सिंधु पोर्टल। क्या नाम बना दिया, सेवा सिंधु ठीक, और इसी के अंतर्गत जो भी रजिस्टर्ड होंगे किस लोग हस्तशिल्प से जो जुड़े हुए सिलाई बुनाई करने वाले लोग, उनको कितना 2000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, जिससे राज्य सरकार पर 10.96 करोड़ रुपए का पर ईयर हर साल भार आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट
अगला देखा जाए यहाँ पर, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आर इंजेती श्रीनिवास, भगवान लाल साहनी, संजय कोठारी, उत्पल बोरा। इंजेती श्रीनिवास, भगवान लाल साहनी, संजय कोठारी, उत्पल बोरा। और इसका करेक्ट आंसर है इंजेती श्रीनिवास। अब ये बात करते हैं अपन किसकी, IFSCA की। IFSCA जो है ये क्या है, ये है इंटर नेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जो कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में बनाया गया है, जो कि स्थित है गांधी नगर में। और ये जो बनाया गया है ये अंतरराष्ट्रीय जो फाइनेंशियल सेवाएं, वित्तीय सेवाएं होती हैं, उनको लेकर के एक अथॉरिटी बनाई गई है। और ये IFSCA के नाम से जाना जा रहा है। कहां पर स्थित है ये, गांधी नगर में। और ये भगवान लाल साहनी जी की जगह लेंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द OPEC 16 स्पाई सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। किस देश ने OPEC 16 नाम की एक स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूसी, जासूसी करने वाला, स्पाइस सैटेलाइट को सक्सेसफुली मतलब सफलता पूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन है ईरान, चाइना, इजराइल, रशिया। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, OPEC 16। तो आपको एक चीज और याद रखना है, यहाँ हाल ही में भारत ने 15 मिसाइल का टेस्ट कर चुका है अभी तक 2 से 2.5 महीने में। हाँ, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा, इजराइल। यहाँ पर इजराइल ने एक टेस्ट किया है और ये सक्सेसफुल हुआ है। टेस्ट नहीं किया, एक्चुअली इसको लॉन्च कर दिया मिसाइल को। और इजराइल ने इस मिसाइल OPEC 16 का लॉन्चिंग की है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन किसकी, इजराइल की। इजराइल की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ये जो सैटेलाइट है, ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल की अगर अपन, आई एम सो सॉरी, ये मिसाइल नहीं सैटेलाइट है, सॉरी सॉरी सॉरी, मिसाइल नहीं सैटेलाइट है, उपग्रह जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे, आई एम सो सॉरी। उपग्रह को यहाँ पर लॉन्च किया, वो इंडिया की मिसाइल्स के चक्कर में ये गड़बड़ हो गया। उपग्रह है, ये सैटेलाइट है। और इसे लॉन्च किया है कहां से, इस इजराइल ने। इजराइल की अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो इजराइल की जो कैपिटल है, उस कैपिटल की हम बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम। क्या है वो, इजराइल की जो मुद्रा है वो है न्यू शेकेल। इजराइल के जो PM है वो है बेंजामिन नेतन याहू। ये मोदी जी के बड़े अच्छे मित्र हैं। और इजराइल बहुत ही बढ़िया कंट्री है, बढ़िया देश है, बड़ा खतरनाक देश है ना, ठीक। और इस सैटेलाइट को टेस्ट किया है, लॉन्च किया है किसने, तो ये किया है इजराइल की इजराइल एरोस्पेस, इजराइल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इजराइल एरोस्पेस
इंडस्ट्री से बोलते हैं। जैसे इंडिया में अपना क्या है, अपना इसरो है, तो ये इनकी स्पेस एजेंसी है। किसकी? इजराइल की। इजराइल की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गेटिंग गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। क्वेश्चन है पुस्तक गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है उत्तम बोस, बी आरसी भार्गव, सी नटराजन चंद्रशेखरन जिसको अपन एन चंद्रशेखरन के नाम से जानते हैं, या फिर डी राहुल बजाज। करेक्ट आंसर है इसका आरसी भार्गव। आरसी भार्गव जी ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, सुनिए। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू स्टडी कोविड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। भारत का जो मानवाधिकार आयोग, इसको अपन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोलते हैं। इस मानवाधिकार आयोग ने एक कमेटी बनाई है। वो किसकी अध्यक्षता में बनाई है? ताकि स्टडी की जा सके कि कोविड का जो असर है, कोविड का जो असर है वो मानव पर या मानव अधिकार पर किस तरह से पड़ा है, मानव अधिकार पर किस तरह से पड़ा है, उसको लेकर के एक समिति बनाई गई है। तो वो समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है के एस रेड्डी, निमेश जी देसाई, अभय शुक्ला या फिर बिराफ मेहता। किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? और इसका करेक्ट आंसर है के एस रेड्डी। अब ये इसका मानव अधिकार पे क्या असर, मतलब ये कि कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है कि ले जाकर के जबरदस्ती कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, बाहर नहीं आने दे रहा है, परेशान किया जा रहा है, मार पिटाई हो रही है, ऐसी कोई घटनाएं तो नहीं घट रही है इस कोविड-19 के टाइम पर। इसकी स्टडी करने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसके चेयरमैन के एस रेड्डी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो श्री श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय किस वॉज बिल्ट बाय इंडिया इन विच कंट्री। क्वेश्चन यह है कि श्री सप्तमाई गुरुकुल सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय जिसे भारत ने बनाया उसे किस देश में बनाया गया है, जिसे किस देश में बनाया गया है? बनाया तो भाई भारत ने है। बनाया किसने है? भारत ने। तो भाई भारत ने बनाया तो किस देश में बनाया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेपाल। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है नेपाल।
आगे बात करें अपन नेपाल की, तो श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय जो नेपाल में बना है, तो थोड़ी सी नेपाल की बात कर लें। नेपाल की राजधानी जो है वो है काठमांडू, और यहाँ पे नेपाली रुपया करेंसी है जिसे अपन मुद्रा बोलते हैं। केपी शर्मा ओली जो है यहाँ के पीएम है। नेपाल बहुत ही बढ़िया देश है भारत के पड़ोस में, लेकिन अभी कुछ समय पहले ये चीन के प्रभाव में आ गया था, ठीक है। इसीलिए हर एक जगह को अपनी जगह बोलने लगा था कि ये तो भैया नेपाल का हिस्सा है, ये नेपाल का हिस्सा है। चलिए अब आते हैं अपन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि कुछ चीजें हैं, डेज एंड डेट्स हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑब्ituaries निधन है जो जुलाई और जून मंथ के लास्ट की हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेज एंड डेट्स की। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म है ना, तो अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस या संसद या सांसद दिवस इसको बोलते हैं, ये 30 जून को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय सांसद दिवस इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जून को। वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे, विश्व एस्टेरॉयड दिवस जो मनाया जाता है वो भी मनाया जाता है कब? 30 जून को मनाया जाता है। टुंगुस्का इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री टू इम्पैक्ट द अर्थ। तो जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है टुंगुस्का। क्या नाम है? टुंगुस्का। टुंगुस्का जो है वो अभी तक का रिकॉर्डेड सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है जिसने इम्पैक्ट डाला है किस पर? इंडिया पर। क्लियर है इतना? ठीक। आगे अगर अपन बात करें, फिर अपन आते हैं 1 जुलाई, क्योंकि डेज एंड डेट्स पूछे जाते हैं, और यहां पर मैं आपके साथ में जो डेज एंड डेट्स डिस्कस करूंगा वही करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी थीम भी यहां पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगले दिन आते हैं अपन, तो 1 जुलाई की बात करें तो यहाँ पर नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस अपन मनाते हैं। और इस साल की जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर्स डे की, इसको आप याद करना, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। लेसन का मतलब है यहाँ पे कम करना ना, वो वाला लेस है, कम करना। किसको कम करना? मृत्यु दर को, जो किसके कारण बढ़ रही है? जो कोविड-19 के कारण हो रही है, उस कोविड-19 के कारण बढ़ रही है मृत्यु दर को क्या करना है? कम करना है। तो डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, तो डॉक्टर दिवस की थीम ये रख दी गई। 1 जुलाई को ही हम मनाते हैं नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। क्या मनाते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे सबको याद रहता है, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कैसे रखें? डॉक्टर्स पैसा कमाते हैं तो अकाउंटेंट से अपना पैसा क्या करवाते हैं? रखवाते हैं। अगली बात करते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, जो कि 2 जुलाई को मनाया जाता है। 2 जुलाई को हम कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का मतलब होता है वो जर्नलिस्ट जो कि क्या करते हैं? स्पोर्ट से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? स्पोर्ट से रिलेटेड होते हैं, जिन्हें हम खेल पत्रकार बोलते हैं। तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। आगे बात करें अपन वर्ल्ड यूएफओ। यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ बोलते हैं, जिसे जनरली अपन ये बोलते हैं कि दूसरी दुनिया का ये ऑब्जेक्ट है, दूसरी दुनिया से हमारी कंट्री में या हमारे आसपास दिखने लग गया है। इसको लेकर के जो दिवस मनाया जाता है वो 2 जुलाई को हम मनाते हैं। धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को, ठीक। कोऑपरेटिव्स की बात करें, सहयोग की बात करें, तो ये मनाया जाता है पहले सैटरडे को जुलाई के। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं।
ऑबिचुरीज की बात कर लें, ऑबिचुरीज का मतलब होता है यहाँ पर निधन। ऑबिचुरीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर निधन होता है। नोटेड का मतलब होता है जानी मानी कन्नड़ नोबेलिस्ट, कन्नड़ नोबेलिस्ट, कन्नड़ भाषा में नोबेल लिखने वाली। नाम है इनका गीता नागभूषण। गीता नागभूषण, गीता नागभूषण कन्नड़ नोबेल, नोबेलिस्ट, कन्नड़ में नोबेल लिखने वाली थी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको नाम दिया जाएगा गीता नागभूषण वॉज एसोसिएटेड विद द फील्ड, तो ये इनकी फील्ड हो गई साहित्य या फिर लेखन, जो भी ऑप्शन में आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, लेजेंडरी कॉमेडियन कार्ल रीनर पास्ड अवे। अब यहां पर अगर अपन बात करें कार्ल रीनर की, तो ये क्या थे, ये थे कॉमेडियन, हास्य कलाकार। कौन थे ये थे हास्य कलाकार, लोगों को हंसाने का कार्य करते थे, इसलिए इनको क्या बोलेंगे अपन, हास्य कलाकार, ठीक है। तो ये हास्य कलाकार थे। इन्होंने क्या किया है, इन हास्य कलाकार ने यहाँ पर इनकी हो गई है मृत्यु। ठीक, अब अगला नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फॉर्मर मिजोरम असेंबली स्पीकर उपा उपा रुकामलोबा। अब देखो, इनसे रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछा आएगा तो यहां पर लिखा आएगा आपका नाम उपा रुकाम लोबा की हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो इनका जो क्षेत्र होगा वो होगा राजनीति, ठीक है, पॉलिटिशियन थे ये क्या थे, पॉलिटिशियन, क्लियर है, ये क्या थे, ये थे पॉलिटिशियन। अगला क्वेश्चन आता है सरोज खान, ये बहुत वेल नोन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाना चाहिए और पूछा भी जाएगा। पूछा जाएगा सरोज खान की हाल ही में मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से जुड़ी थी, तो ये नृत्य से जुड़ी थी। और ये क्या थी, ये थी कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर का मतलब है जो डांस सिखाता है, जो नाचना सिखाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कोरियोग्राफर। इन्हें सरोज खान की हाल ही में यहाँ पर निधन हो गया है। और ये क्या थी, तो ये थी वेल नोन, बहुत ही जानी मानी, बहुत ही जानी मानी क्या थी ये, नृत्यांगना, और ये कोरियोग्राफर के नाम से फेमस थी। अगर बात करें अपन एवर्टन वीक्स की, एवर्टन वीक्स की मैं बात करूं तो एवर्टन वीक्स कौन थे भाई, तो ये थे क्रिकेटर। ये किस फील्ड से जुड़े, तो ये क्रिकेट फील्ड से जुड़े थे। तो क्वेश्चन आते हैं डेज एंड डेट से, क्वेश्चन आ जाते हैं आपके ऑबिचुरीज से। तो लगभग लगभग ये सारी चीजें हम लोगों ने आज काफी सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए अपन सेशन इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। तो जुड़े रहिएगा आप हम लोगों से। चलिए, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।